नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। डेली साइंस क्विज़ में आज केमिस्ट्री के 25 प्रश्नों को हम करेंगे। आपको हमारे साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करना है और लास्ट में अपने आंसर्स जितने भी मार्क आप गेन करेंगे उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? एथेन, एथेनॉल, ईथर, क्लोरोपिक्रिन। आपको बताना है कि जो अश्रु गैस होती है उसका घटक कौन सा है, यानी उसमें क्या शामिल होता है। जल्दी से आंसर्स कीजिए इस क्वेश्चन का। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो प्रश्न नंबर 1 है उसका सही जवाब है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ क्लोरोपिक्रिन, यानी अश्रु गैस में क्लोरोपिक्रिन नाम का घटक पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, बताना है आपको कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ए ऑक्सीजन, बी मीथेन, सी एसिटिक एसिड, डी मेथिल एल्कोहल। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मीथेन। अब मीथेन इसका सही आंसर होगा। मीथेन के बारे में आपको जानकारी देते हैं। इसका जो फार्मूला है वो है CH4। आपको बता दें कि मीथेन जो गैस होती है उसमें बायोगैस पाई जाती है। घरों में इसे गोबर गैस के रूप में भी यूज़ करते हैं। जानवरों की जुगाली से भी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। धान के खेत में भी आपको मीथेन गैस उत्पन्न होते दिख जाएगी। साथ ही साथ मीथेन गैस को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सी गैस? मार्स गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो था ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। जल्दी से राइट आंसर्स कमेंट कीजिए कि जो गैस पुलिस द्वारा यूज होती है अश्रु गैस के रूप में वो कौन सी होती है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस आपकी यूज होती है पुलिस द्वारा भीड़ को तितर बितर करने में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए 5 कैलोरी, बी 10 कैलोरी, सी 100 कैलोरी, डी 0 कैलोरी। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 कैलोरी। जो स्वीटेक्स होता है उसमें जो ऊर्जा की मात्रा है वो 0 कैलोरी है, जिसे मधुमेह के रोगियों द्वारा यूज़ किया जाता है। मधुमेह के रोगियों द्वारा जो स्वीटेक्स यूज़ किया जाता है ताकि उनका जो पेय पदार्थ है वो उसे मीठा बना सकें। उसमें शुगर की मात्रा नील होती है, साथ ही साथ उसमें जो कैलोरी है वो 0 कैलोरी पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5,
एस्बेस्टास द्वारा फैला रोग होता है, यानी जो एस्बेस्टास नाम का आपका एलिमेंट होता है उसके द्वारा कौन सा रोग फैलता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, वात स्फीति, लकवा, अतिसार, पेचिस। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग बहुत अच्छा आंसर करते हैं। कई सारे लोगों के लगभग 90% प्लस क्वेश्चन सही होते हैं, यानी 25 क्वेश्चन में वो 23-24 क्वेश्चन तक सही कर ले जाते हैं। इसका मतलब कि उनकी साइंस अच्छी है। जल्दी से ऑप्शन कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो एस्बेस्टास नाम का एलिमेंट होता है उसके द्वारा वात स्फीति टाइप का रोग हो जाता है। मूलतः इस एलिमेंट से फेफड़ों की बीमारी हमें देखने को मिलती है, यानी सांस से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो एस्बेस्टास की धूल के कारण होती हैं। अब ये एस्बेस्टास नाम का एलिमेंट आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो आपने जो गाड़ियों की क्लच प्लेट होती है, क्या होती है, क्लच प्लेट, उसमें एस्बेस्टास नाम का एलिमेंट लगा होता है। या फिर गाड़ियों के ब्रेक पैड आपने देखे होंगे जिससे रगड़ करके ब्रेक ड्रम में रगड़ने से जिसको ब्रेक लगती है, उसमें भी एस्बेस्टास नाम का एलिमेंट लगा होता है। प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है साथ ही साथ शांति प्रदान करती है, उस औषधि को हम क्या कहते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रशांतक, मूत्रल, पीड़ाहरक, इनमें से कोई नहीं। आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6, यानी प्रशांतक औषधि के द्वारा दुश्चिंता को कम किया जा सकता है और वो हमें शांति प्रदान करती है, यानी हमारे दिमाग को स्टेबल करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है। ए लुइस ब्रेल, बी अल्फ्रेड नोबल, सी जॉन साल्क, डी मैकमिलन। आपको बताना है कि ब्रेल लिपि के आविष्कार से कौन जुड़ा हुआ है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी लुइस ब्रेल। ब्रेल लिपि ऐसी लिपि होती है जो आँख के रोग से संबंधित जो भी लोग होते हैं, यानी जिनको आँखों से दिखता नहीं है, उनके पढ़ने लिखने के लिए जो लिपि यूज़ की जाती है उसे हम बोलते हैं ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि, ब्रेल लिपि, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी वो की थी लुइस ब्रेल ने, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर ब्रेल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। ए पोलियो वायरस, बी एड्स, सी टीबी, डी कैंसर का। आपको बताना है कि जो एलिसा परीक्षण किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। पोलियो वायरस के लिए, एड्स के प्रतिरक्षियों के लिए, टीबी के कीटाणुओं का डायग्नोस करने के लिए, या फिर कैंसर की डायग्नोसिस में एलिसा टेस्ट का यूज़ किया जाता है। प्रश्न का सही जवाब है एड्स के प्रतिरक्षियों के निदान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ALISA, ठीक है। एलिसा टेस्ट जो होता है वो एड्स के निदान के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आप में से जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें ताकि उनको समय पर नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नोक्त में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले तो मैं पार्किंसन रोग के बारे में बता दूं आपको, तब आप आंसर कीजिए इसका। पार्किंसन रोग मानसिक बीमारी से संबंधित रोग है, यानी इस रोग का संबंध दिमाग से होता है। जैसे एल्जाइमर का संबंध दिमाग के रोग से होता है, उसी प्रकार पार्किंसन डिजीज़ भी दिमाग से संबंधित है। इसमें हमारे दिमाग से बॉडी का कंट्रोल लूज़ हो जाता है और हमारे हाथ कँपने लगते हैं, हमारे पैर सही तरीके से एक जगह जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो नहीं पड़ते हैं, यानी जो बॉडी का दिमाग से कनेक्शन होता है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो बताना है आपको कि किसने इस रोग के इलाज विकसित किया और उसे नोबेल प्राइज़ मिली है। ऑप्शंस हैं अरविंद कार्लसन, वाल्टर कोहेन, रॉबर्ट बी लॉफ्लिन, डी फरीद मुराद। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी अरविंद कार्लसन। इन्होंने पार्किंसन रोग की दवा की खोज की थी जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। ऑप्शंस हैं वर्नहर वान ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। आपको बताना है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसके द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल्स, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्नहर ब्राउन के द्वारा मिसाइल का विकास किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तिलहन, दालें, मकई, सब्जियां। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल की गई हैं। तिलहन, दालें, मकई, सब्जियां। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सब्जियां। प्रश्न नंबर 12, सेक्स हार्मोन का पता लगाने के लिए किसने इस चीज़ का पता लगाया था, यानी सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था। ऑप्शंस हैं ड्रेशर, यूजीन स्टिनेक, एडवर्ड कॉल्विन, सैमुअल कोहेन। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए कि प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एडवर्ड कॉल्विन। एडवर्ड कॉल्विन के द्वारा ही सेक्स हार्मोन को डायग्नोस किया गया था, उसका पता लगाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, एड्स वायरस क्या होता है, यानी एड्स वायरस के बारे में आपको इस प्रश्न में बताना है। एक सूची आरएनए, दोहरी सूची आरएनए, एक सूची डीएनए, दोहरी सूची डीएनए। आपको बताना है कि उसकी संरचना जो है उसमें क्या पाया जाता है। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए।
प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक सूची आरएनए। प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। विकृतीकृत यानी ऐसी स्पिरिट जो विकृत हो गई है तो उसको बोलते हैं विकृतीकृत स्पिरिट एथेनॉल का मिश्रण है पेट्रोल के साथ, केरोसिन के साथ, जल के साथ, पाइरीडीन के साथ। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि विकृतीकृत स्पिरिट एथेनॉल किसका मिश्रण है। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पाइरीडीन के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है, यानी आपको बताना है कि कौन सा तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। 4 तत्व दिए गए हैं, क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नाइट्रोजन। जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए आप सब कि इस प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि कौन सा तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, यही बताना है आपको। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। हीलियम जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है। ए कोलतार, बी डीजल, सी चारकोल, डी कैम्फर। आपको बताना है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या होता है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कोलतार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का चारों तरफ वायुमंडल में फैल गए थे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेर्नोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिसमें वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रूस के चेर्नोबिल में कौन से सन में ये घटना हुई थी जहां रेडियो एक्टिव एलिमेंट फैल गए थे। ऑप्शंस हैं 1979, 1980, 1984, 1986। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1986। 19वां प्रश्न है हमारा, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑक्सीकरण के द्वारा, आसवन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, ओजोन अपघटन द्वारा। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन हैं। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, ये बताना है आपको कि चारों ऑप्शन में से किस विधि द्वारा। जल्दी से राइट आंसर्स कमेंट कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध कर सकते हैं। तो 19 का जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत रूप से पाया जाता है। ऑप्शंस हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ऑक्सीजन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ऑक्सीजन। आपको बताना है कि जो सूर्य की सतह पर दूसरा एलिमेंट है वो कौन सा है। उम्मीद है कि आप सभी को इस प्रश्न का आंसर पता होगा।
प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीलियम। ऑप्शन नंबर ए हीलियम इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है निम्नलिखित में से क्या? अपचायक, उपचायक, निर्जलीकरण, विरंजक कारक। आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से क्या है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो निर्जलीकरण कारक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो होती है वो वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, इसलिए इसे हम वायुमंडल का अंग नहीं मानते हैं। तो क्लोरीन गैस इस प्रश्न का सही आंसर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है बालू, बालू और सोडियम कार्बोनेट, बालू और पोटेशियम कार्बोनेट, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। जो शुष्क पाउडर अग्निशामक होता है, यानी आग बुझाने वाला पाउडर होता है, उसमें क्या होता है? जल्दी से आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी बालू और सोडियम कार्बोनेट। जो शुष्क पाउडर होता है अग्नि बुझाने के लिए, उसमें बालू और सोडियम कार्बोनेट मिला होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, कास्ट स्पिरिट या फिर ग्लिसरॉल। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ग्लिसरॉल। जो साबुनीकरण प्रक्रिया होती है उसमें जो अल्कोहल प्राप्त होता है वो ग्लिसरॉल होता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने से सबसे पहले किसने की थी? आपको बताना है कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है, यानी जो उसमें एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं, ऐसे आपने फिगर भी देखा होगा, कई सारे ऐसे एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं, तो वो स्पेक्ट्रम सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? डाल्टन, एर्विन श्रोडिंगर, नील्स बोर, रदरफोर्ड। आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नील्स बोर। ऑप्शन नंबर सी, नील्स बोर। आपने नील्स बोर के बारे में पढ़ा भी होगा। एक एटॉमिक मॉडल है जिसे हम नील्स बोर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। जिस प्रकार रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल, उसी तरीके से नील्स बोर एटॉमिक मॉडल भी हम पढ़ते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि अलग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सब सेल्स में भी रहते हैं और अलग अलग इनर्जी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, नील्स बोर। ये वीडियो श्रृंखला हमने रीड अप ऑन और कैरियर पॉइंट के सहयोग से तैयार की थी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल रीड अप ऑन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ इन वीडियोस के PDF प्राप्त करने के लिए जो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वहां जाकर के आप इनका PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी कमेंट या सजेशंस के लिए नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमने एक प्रश्न देखा था इस वीडियो में, जो कि था चेरनोबिल दुर्घटना से। कहाँ से? चेरनोबिल दुर्घटना से। भारत में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी
जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। तो आपको बताना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो कब हुई थी, यानी भोपाल में गैस त्रासदी किस सन में हुई थी। ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना है। धन्यवाद।